Yeah. So we are starting now anatomy. So why do you start anatomy and why do you, yoga students teach anatomy? Okay, teach and learn anatomy. We are learning various techniques in yoga, and through them we purify our body and mind. Okay, as we learn yoga, since we need to know their effects on various parts and organs of our body. So for this, we need to study the structure of our body, that is called the anatomy, and the functions of the body, that is called the physiology. Okay. Now, besides, it's imperative for those who are looking forward to take up teacher's role to understand the body structure and the functions. Okay, so there is a relation between yoga and the body is explained in Gheranda Samhita. आपको मालूम है घेरंडा संहिता में एक श्लोक आपको आया था, कौन सा? आमम कुंभम इवास्तंभो जीर्यमाण सदा घटः योगानलेन संदह्य घटशुद्धिम समाचरेत्. What does that mean? The body is compared to an earthen pot. Just as an unbaked pot of raw earth melts away readily in water, our body will fail to survive the life struggle. We have to bake, strengthen, and purify our body in the clean of the yoga to able it to float easily over the tide of the life. Means अपने लाइफ जैसे कि घट घट को वो स्थिर रहने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि उसको बेक करना चाहिए, रॉ अर्थ को मेल्ट करना चाहिए कि वो जो इजीली उसमें वाटर में इजीली घोल न जाए. तो हमको वैसे ही योगा से अपने बॉडी को प्यूरिफाई करना है. और ऐसा संबंध जोड़ा गया है कि योगा और बॉडी का, कि जैसे बॉडी को हमको शुद्ध करने के बहुत सारे टेक्निक्स हमको योगा में बताए गए हैं. तो वो बॉडी क्या है, किधर कौन सा सिस्टम आता है, किधर कौन से ऑर्गन्स आते हैं, वो हमको पता होना चाहिए. इसीलिए एनाटॉमी सीखना हमको जरूरी है. ओके, तो हम एकदम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि सेल स्टार्ट करेंगे. हमारा सबसे स्मॉलेस्ट अपने बॉडी का पार्ट कौन सा है? मींस फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल बॉडी पार्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी कौन सी है, क्या है, क्या बोलते हैं उसको, मालूम है आपको? सेल. यस, तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेल. अब ये सेल कैसे बनता है शुरू से आपको मालूम है? द ओवम फ्रॉम द फीमेल एंड द स्पर्म फ्रॉम द मेल यूनाइट एंड द ह्यूमन बॉडी ग्रोज फ्रॉम वन सेल्स इन द मदर्स वूम. द सिंगल सेल डिवाइड्स एंड सबडिवाइड्स मेनी सेल्स टुगेदर फॉर्म द जाइगोट. जाइगोट बनता है. और फिर जाइगोट मीन्स फर्टिलाइज्ड एग सेल. मीन्स ये जाइगोट जो है उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज एग सेल्स. और ये जो जाइगोट है वो क्या होता है? यूटेरस में प्लांट होता है और उधर ग्रो होने लगता है. ओके, द सेल्स ऑफ द जाइगोट परफॉर्म ऑल फंक्शंस, देयरफॉर दे आर कॉल्ड द टोटिपोटेंट सेल. अब मैं जैसे जैसे सिखाते जाऊंगी वैसे वैसे मैंने जो पेपर्स कवर किए हैं उसमें जो जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन के आंसर मैं बताती जाऊंगी, उधर स्टार कर चले जाना. ओके, तो ये जो है ये क्वेश्चन आया था कि जाइगोट को और दूसरा नाम क्या है, तो टोटिपोटेंट सेल. तो ये क्वेश्चन अपने एक कौन से तो पेपर में आया था, तो इसीलिए मैंने ये डाला है इसमें. द सेल्स ऑफ द जाइगोट परफॉर्म ऑल फंक्शंस, देयरफॉर दे आर कॉल्ड द टोटिपोटेंट सेल्स. When these cells divides, various body parts and organs formed, and body is formed from the single. Means क्या एक सिंगल सेल है? सिंगल सेल कैसे बना कि ओवम फ्रॉम द फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द मेल यूनाइट हो गए, एम्ब्रियो में बैठ गए, एम्ब्रियो उसका एम्ब्रियो यूटेरस में बैठ गए, फिर उसका एम्ब्रियो बना और धीरे धीरे उसका एक एक डिवाइड सब डिवाइड होते होते उसका क्या हो गया? जाइगोट हो गया. फिर जाइगोट को टोटिपोटेंट सेल बोला है क्योंकि वो वेरियस फंक्शंस करता है और उससे ही धीरे धीरे बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स बनते गए. समझ में आया ये सेल से बॉडी कैसे बनती है? ओके, तो कैसा होता है ये सेल से? ग्रुप ऑफ द सेल्स फॉर्म द टिश्यूज, देन ग्रुप ऑफ टिश्यूज फॉर्म्स ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म सिस्टम एंड द ग्रुप ऑफ सिस्टम फॉर्म द बॉडी. ऐसे ही धीरे धीरे बॉडी बनती जाती है. अब कौन से सिस्टम है अपने इसमें? कौन से सिस्टम के नाम बता सकते हैं कोई? कौन से सिस्टम हम पढ़ने जाने वाले हैं अभी? skeletal system. मैम skeletal system. हाँ, करेक्ट. स्केलेटल सिस्टम, वेरी गुड. करेक्ट, वेरी गुड.
Muscles are also muscular system. Muscular Muscular. system, correct, very good. Respiratory, Respiratory system, digestive, digestive system, very nice. और कौन सा रह गया? Endocrine, एंडोक्राइन, करेक्ट. पूरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंडोक्राइन. Very important system. बहुत Very related to important system. By heart, you should know all the secretion levels also. secretions levels, Okay, yes. glands. Yeah. और सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके. सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम. जो कौन से बोले हमने? स्केलेटल सिस्टम बोला, मस्कुलर बोला, रेस्पिरेटरी बोला. सर्कुलेटरी मींस अपना जो हार्ट का रिलेटेड है. डाइजेस्टिव बोला आपने. फिर एक्सक्रीटरी जो अपने किडनी से रिलेटेड होगा. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. ये 9 सिस्टम हमारे बॉडी में मौजूद है. अब हम क्या करेंगे? सेल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे जाते जाते हम सेल, टिश्यू कैसे बनता है और फिर हम ऑर्गन की तरफ जाएंगे. ओके, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन 1-2 पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए ये मैंने इंक्लूड किया है. ओके, तो सेल. What is a cell? Cell is the smallest structure and functional unit of the life. Okay, हमने अभी देखा सेल से ही पूरी बॉडी बनती है. A cell is bound by cell membrane within which is a complex material called the protoplasm. अभी ये देखो, पिक्चर देखो, दिस इज सेल. ओके, ये जो बाहर का दिखता है इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन और अंदर का दिखता है वो है प्रोटोप्लाज्म. ओके, द प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. ये जो बाहर का दिख रहा है ये इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन और ये पूरा अंदर का है उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म. अभी ये प्रोटोप्लाज्म के 2 भाग है. ये जो बाहर का दिखता है ये सब है साइटोप्लाज्म और ये जो अंदर है इसको बोलेंगे न्यूक्लियस. समझ में आया सेल का स्ट्रक्चर? दिस इज सेल. एनिमल सेल है, ये प्लांट का सेल अलग रहता है, एनिमल सेल स्ट्रक्चर है. इधर जो है ये है सेल मेम्ब्रेन, फिर अंदर जो है वो प्रोटोप्लाज्म. इसमें बाहर का जो है इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म और अंदर का जो है वो न्यूक्लियस. ओके, अभी सेल मेम्ब्रेन. Every cell in the body is enclosed by a cell membrane or called the plasma membrane. The cell membrane separates the material in the extracellular and intracellular. Means ये ऐसे बहुत सारे सेल ऐसे जुड़ के टिश्यू बनता है. फिर टिश्यू से हमने अभी देखा कि बॉडी बनती जाती है. तो ये सेल जो है ये सेल का सेल मेम्ब्रेन है. इससे क्या होगा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर, हमने सुना होगा ये शब्द. सेल के बाहर का जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर. ये किससे होगा? ये सेल मेम्ब्रेन से हम उसको सेपरेट करेंगे. The material in the extracellular and intracellular cell membrane is a double layer made up of the phospholipid called the phospholipid bilayer which is the semi permeable. Okay, तो ये भी एक क्वेश्चन आया था एक पेपर में कि ये सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है. ओके, तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द फॉस्फोलिपिड, याद रखना. ओके, और ये फॉस्फोलिपिड उसको फॉस्फोलिपिड बायलेयर भी बोलते हैं क्योंकि वो 2 फॉस्फोलिपिड से बनता है, इसीलिए उसको फॉस्फोलिपिड बायलेयर बोलते हैं. और ये सेमी परमिएबल होता है. सेमी परमिएबल मींस टॉक्सिक मटेरियल अंदर आने नहीं देता, लेकिन जो डाइजेशन के बाद एक्सक्रीशन करके जो चीजें बाहर जानी चाहिए वो चीजें उससे बाहर जाती है. इसको ये सेमी परमिएबल रहता है. द सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द सेल्स. फिर ये करता है कौन सी चीजें अंदर आनी चाहिए, कौन सी चीजें बाहर रखनी चाहिए, ये सेल मेम्ब्रेन का काम है. फिर है न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस जो हमने इधर देखा. एक मिनिट गो बॅक टू द याच्यामध्ये फॉस्फोफिलेट लेयर दाखवा जरा पुढे. क्या? फॉस्फोफिलेट लेयर आहे ना, हाँ, ते दाखवा याच्यामध्ये पुढे डायग्राम में. मेड अप ऑफ द फॉस्फोलिपिड कॉल्ड द फॉस्फोलिपिड बायलेयर. नहीं, उसको बोलते हैं सर, जो सेल मेम्ब्रेन है वो जो सेल मेम्ब्रेन बना होता है फॉस्फोलिपिड से उसको फॉस्फोलिपिड बायलेयर बोलते हैं. ये एक क्वेश्चन आया था कि ये मींस ऐसे लिखा क्वेश्चन, अभी भी मुझे याद है कि सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ था, प्रोटीन से बना था, फैट से बना है या कार्बोहाइड्रेट से बना है, ऐसे कोई तो ऑप्शंस था. तो हमको मालूम होना चाहिए लिपिड से बना है बस. वन मिनिट तनिष्का, हाँ, you are recollecting about the therapy, YCB therapy. This is YCB level 3. नहीं, सेकेंड थर्ड में भी सर क्वेश्चन थे ऐसे, एक आध दूसरा क्वेश्चन रहता है. ओके. So nucleus is the control center of the cell. Threads of the chromatin in the nucleus contain DNA
ये हमको मालूम होना चाहिए, सिर्फ न्यूक्लियस में डीएनए रहता है। डीएनए का लॉन्ग फॉर्म क्या है, ये आपके जानकारी के लिए, ये ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं आते। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ओके। डीएनए हमको मालूम है ना, डीएनए, डीएनए से अपना सब अपने कैरेक्टर जो है वो डीएनए से तय होता है। तो ये डीएनए जो रहता है वो न्यूक्लियस में रहता है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस रहता है, उसमें आरएनए रहता है। आरएनए, व्हाट इज दैट आरएनए? Ribonucleic acid is the nucleus and is the site of the ribosome formation. The nucleus determines how the cell will function and maintains its integrity. So nucleus पे सब डिपेंड रहता है कि सेल कैसे वर्क करेगा, सेल के जो जो फंक्शन है वो करना है, वो सब कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। ओके, ये देखो कैसे रहता है, ये न्यूक्लियस रहता है उसका बाहर का, और उसमें अंदर न्यूक्लियोलस रहता है। अभी जो बाजू का साइटोप्लाज्म है, इट इज अ जेल लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल, इट इज द मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन, ऑल ऑफ द फंक्शंस फॉर सेल एक्सपांशन, ग्रोथ, रेप्लिकेशन आर कैरिड आउट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म में बाकी के सब काम होते हैं, जैसे कि सेल एक्सपांशन करना है, सेल की ग्रोथ करनी है, उसका रेप्लिकेशन करना है, कुछ एक्सक्रीशन करना है, सेल का ग्रोथ करना है, ये सब जो काम है वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। ओके, अभी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेली रहते हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली मींस क्या, कि छोटे छोटे ऑर्गन्स रहते हैं, उसको लिटिल ऑर्गन्स थोडं बोलते हैं। थोडं स्लो जावा, ते सीजी तीस थोडं ऍव्हरेज आहे, बाकी सगळं ठीक आहे, सीजी तीस म्हणजे ऍव्हरेज, सो जस्ट थोडं स्लो जावा। सीजी, आर यू ओके, गेटिंग इट? आर यू फॉलोइंग इट? सीजे मालूम पड़ रहा है सब? ठीक है, ठीक है। यू आर गेटिंग इट ना? ठीक है। ओके, कुछ प्रॉब्लम रहा ना तो आप लिख के ले लो, और लास्ट में हम क्वेश्चनरी का थोड़ा एक 5-10 मिनट रखेंगे, उसमें आप कुछ भी पूछ सकते हो। ओके, नहीं तो बीच में भी आपको लगा कि ये क्या है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी उसी में। ओके, चलो, सॉरी सॉरी, हाँ। no problem. Cytoplasmic organelle are little organs that are suspended in the cytoplasm of the cell. Each type of the organelle has a definite structure and specific role in the function of the cell. Okay, तो हर एक का एक एक रोल है, कि जो मैंने अभी दिखाया था इधर, ये देखो, ये जो है इधर अलग अलग, ये जो छोटे छोटे ऑर्गन है इसको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली बोलते हैं, इसको लिटिल ऑर्गन बोलते हैं। तो हर एक का एक छोटा छोटा रोल है। तो वो रोल क्या है, तो उसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट है उतना ही लिया है, अपने लेवल पे जो चाहिए। वैसे स्टडी किया तो बहुत कुछ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या है, तो एनर्जी प्रोडक्शन, पावर प्लांट ऑफ द सेल। ओके, ये भी क्वेश्चन आए थे, लेकिन आई थिंक ये क्वेश्चन इसमें आया था, थेरेपी के इसमें आया था। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है, एनर्जी प्रोडक्शन करना, इसको पावर प्लांट ऑफ द सेल भी बोलते हैं। फिर राइबोसोम्स है, इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, प्रोटीन सिंथेसिस इसमें हो जाता है। फिर जो गोल्गी apparatus जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि शिपिंग डिपार्टमेंट है, ये प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड एक्सपोर्ट, प्रोटेक्ट द सेल्स बाय एंगल्फिंग द फॉरेन बॉडीज, ये जो काम है वो गोल्गी apparatus करता है। और लाइसोसोम क्या करता है, प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन करता है, मींस रिसाइकलिंग एंड सिक्योरिटी, ओवरऑल एब्सॉर्प्शन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एक्सेट्रा आर कैरिड आउट बाय द सेल। ओके, मींस सेल में ये सब काम होते रहते हैं। अभी टिश्यू, बहुत सारे सेल्स जब एक साथ आते हैं तो उनको बोलते हैं टिश्यू। सो इट कंसिस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ द सेल्स कैरिड आउट ऑफ द स्पेसिफिक फंक्शंस, मेनली दे बाइंड द टिश्यूज टू ईच अदर। अदर 4 टाइप्स ऑफ द टिश्यूज रहते हैं। एक है इपिथेलियल टिश्यू, ओके, दूसरा है मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, अभी हम एक एक देखते जाएंगे। कनेक्टिव टिश्यू, ये 4 टाइप है, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस सिर्फ ओके, सिर्फ हमको नाम मालूम होने चाहिए। 4 टाइप्स है, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ओके, अभी इपिथेलियल टिश्यू कौन सा है, जो पूरे बॉडी सरफेस में जो रहते हैं वो सब इपिथेलियल टिश्यू से बना है। और इंटरनल लाइनिंग ऑफ द बकल म्यूकोजा मींस क्या, माउथ का, बकल मींस माउथ का जो म्यूकोजा है और हॉलो ऑर्गन्स का जो है वो सब इपिथेलियल टिश्यू से बना है। इसका भी फंक्शन है सिक्रीशन, प्रोटेक्शन, एब्सॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। ओके, अभी दूसरा जो है इंपॉर्टेंट, जो कनेक्टिव टिश्यू, हाँ, इट इज मेड अप ऑफ द ग्राउंड सब्सटेंसेस और मैट्रिक्स इन विच वेरियस सेल्स एंड फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द वेरियस प्रोपोर्शन। कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट्स द अदर टिश्यूज एंड बाइंड देम टुगेदर। अभी ये क्वेश्चन 100% बहुत सारे पेपर में आया था। ब्लड इज अ डैश डैश टिश्यू, सो ब्लड, बोन,
हाँ, ये एकदम से ध्यान नहीं रहता, तो इसमें भी स्टार करके लिखना, ब्लड और बोन में। ब्लड बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ये क्वेश्चन थर्ड में भी मैंने बहुत बार पढ़ा है, थेरेपी में भी आता है, लेकिन सेकंड थर्ड लेवल पे भी हमको मालूम होना चाहिए विच टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड। ब्लड बोन इज अ कनेक्टिव टाइप ऑफ टिश्यू। ओके, बस इतना ही आपको, जो जो अब हमको ध्यान रखना है उतना उतने पे मैं जोर दे रही हूँ, बाकी मैं जितना हो सकता है मैं बताती हूँ। और हम लास्ट में एक लेक्चर रखेंगे, उसमें हम पूरे जो सिस्टम हमने सिखाया है उसका एक बार रिवीजन कर देंगे, आप टेंशन मत लो ये एनाटॉमी का। ओके, फिर है मस्कुलर टिश्यू। It is responsible for the movement of the body and parts through the contraction and relaxation property of the muscles. There are three types of the muscles. ये हम मसल के टाइम में देखेंगे ही, स्ट्राइटेड मसल है, नॉन स्ट्राइटेड है और कार्डियक। एक्चुअली अपने इंडिया में ही इसके 3 सेक्शन किए हैं, फॉरेन में हम देखेंगे, फॉरेन स्टडी में 2 ही बताते हैं, स्ट्राइटेड और नॉन स्ट्राइटेड। कार्डियक को अलग क्यों बनाया है, क्योंकि वो स्ट्राइटेड है लेकिन वो उसको स्ट्राइप्स है, इसीलिए उसको अलग कैटेगरी हमने बनाई है। नहीं तो वैसे देखा जाए तो स्ट्राइटेड एंड नॉन स्ट्राइटेड 2 ही आते हैं। जो स्मूथ और इनवॉलंटरी होते हैं वो नॉन स्ट्राइटेड रहते हैं, नॉन स्ट्राइटेड रहते हैं। स्मूथ और इनवॉलंटरी मींस जो ऑर्गन के रहते हैं पूरे, वो जो रहते हैं मींस जैसा अपना रेस्पिरेटरी के कोई ऑर्गन हो गया, लंग्स हो गया, ये हो गया, उसके जो रहते हैं वो नॉन स्ट्राइटेड रहते हैं। और स्केलेटल मसल, स्केलेटल और वॉलंटरी मींस क्या, जो हमारे बोन के बाजू में जो रहते हैं ना मसल्स, वो स्ट्राइटेड रहते हैं। तो स्ट्राइटेड और नॉन स्ट्राइटेड 2 ही रहते हैं। और कार्डियक एक थोड़ा भाग उसका है, थोड़ा भाग इसका है, इसलिए कार्डियक अलग कर दिया है, बस बाकी कोई इसका रोल नहीं है। और फिर चौथा जो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, गैंग्लिया, नर्व्स एंड देयर प्रोसेसेस। नर्वस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स एंड देयर प्रोसेसेस, नर्व फाइबर्स, दे आर कॉल्ड द न्यूरॉन्स। ये भी हम नर्वस टिश्यू में देखने वाले हैं। ओके, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंसरी सिस्टम, मोटर सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये भी हम धीरे धीरे देखेंगे इसके। फिर ऑटोनॉमिक के 2 प्रकार आते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, वो हम नर्वस सिस्टम में देखने ही वाले हैं। मस्कुलर का मस्कुलर सिस्टम में देखने वाले हैं। अभी एक और एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो हमको हमकास पूछा जाता है स्टडी में, व्हाट इज होम्योस्टेसिस। ओके, व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस इज मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। अपने बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट रखने का जो पूरा काम होता है उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस, है ना। अपना देखो बीपी मींस जो हेल्दी पर्सन है उसका बीपी देखा तो नॉर्मल रहता है, शुगर देखा तो नॉर्मल रहता है। ये जो नॉर्मल रखने का काम जो पूरा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है। तो अभी इसमें क्या होता है, 2 देते हैं, फिर 3 देते हैं, 2 भी है या 2 नहीं, मींस बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, ये भी होम्योस्टेसिस में आता है। O2 लेवल मेंटेन करना, CO2 एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट वॉश्ड आउट करना, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना, ब्लड पीएच नॉर्मल रखना, और शुगर भी नॉर्मल रखना। इसमें शुगर भी नॉर्मल रखना, ये भी होम्योस्टेसिस में आता है। होम्योस्टेसिस कैन बी disturbed due to the some stimulus which causes the imbalance in the internal environment. Okay, होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो गया मीन्स अभी शुगर बढ़ गई, तो होम्योस्टेसिस अंदर का कुछ तो डिस्टर्ब हो गया, तो डिसीज बन जाता है और होम्योस्टेसिस में कुछ न कुछ बिगाड़ आ जाता है। Okay, these gives rise to stress. This may happen due to the increased heat, excess cold, lack of oxygen or excretion, pain, emotion, or unwanted thoughts. Stress stimulates hypothalamus, which in turn stimulates the sympathetic nervous system. Adrenaline secretion increases, giving rise to increase in blood pressure, pulse rate, respiratory rate, blood glucose level goes up. अभी क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जैसे कि हीट इंक्रीज हो गई, एक्सेस कोल्ड हो गई। देखो हम पूरे हेल्दी है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कोल्ड ज्यादा होता है, हमें प्रॉब्लम आता है। तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है। एक्सेस कोल्ड है, इंक्रीज हीट है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, पेन है, इमोशंस है, तो अनवांटेड थॉट्स भी उसमें दिया है कि अनवांटेड थॉट्स, इससे क्या हो जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस क्या करता है, हाइपोथैलेमस, जो हम इंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, जो अपने ब्रेन में रहता है हाइपोथैलेमस, विच इन टर्न स्टिमुलेट्स द सिंपैथेटिक
एक्टिविटी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी मीन्स दो एक्टिविटी रहते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। हमेशा याद रखना अपना योगा जो है वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाता है, और जो अपना एक्सरसाइज से हम जो बढ़ाते हैं, एक्सरसाइज करके ज्यादा पसीना बहा के जो करते हैं उसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, जो हम नर्वस सिस्टम में अच्छे से देखेंगे। तो उससे क्या होता है, एड्रेनालिन सिक्रीशन इंक्रीज होता है, विच गिव्स राइज टू ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, पल्स रेट इंक्रीज होता है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल हायर हो जाता है। दिस डिफेंस मैकेनिज्म टू cope up the stress. These repeated episodes causes diabetes, hypertension. By practicing yoga, we can achieve physiological balance, proper diet, moderate yoga asanas, adequate sleep, and positive thinking maintains the homeostasis, which helps to maintain the physical and mental health. तो ये हम जो योगा करते हैं, मॉडरेट योगासन है, प्रॉपर डाइट है, स्लीप अच्छे से है, पॉजिटिव थॉट्स है, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, और अपना जो इंटरनल एनवायरनमेंट है दैट इज कॉल्ड द होमियोस्टेसिस, उसको हम प्रॉपर में रख सकते हैं। समझ में आया ये इंट्रोडक्शन क्या क्या है? ये होमियोस्टेसिस पे क्वेश्चन आता है सेल में, जो मैंने एक दो तीन बोला था, जो सेल मेम्ब्रेन किससे बना था ये, और फिर ब्लड बोन, ये जो है कनेक्टिव टिश्यू है, ये दो तीन क्वेश्चन आप याद रखें। फिर हम जो लास्ट का क्वेश्चन ये करेंगे, एक लेक्चर लेंगे, उसमें मैं सब आपको फिर से बता दूंगी कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो हम पहले सिस्टम पे जाएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी इधर तक कोई डाउट है क्या? नो मैम। हेलो, हाँ, कुछ समझ में आ रहा है ना? कुछ ज्यादा Yes. हड़बड़ी नहीं हो रही है? तनिष्का, हाँ हाँ रेकॉर्डिंग सर, चालू आहे. हाँ नंतर सगळं लेक्चर झाल्यानंतर. ओके, ठीक है सर। हाँ, अभी हम नया स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, नहीं तो उसको ही बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ओके, अभी सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन भाग आते हैं मेन, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ओके, तो हम धीरे एक एक करके जाएंगे कि ब्लड से रिलेटेड कुछ, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट से रिलेटेड। ओके, सो व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम? सर्कुलेट्स ऑक्सीजन एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड, मेन काम है इसका। प्रोवाइड सेल्स विथ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये ब्लड सेल लेवल तक जाएगा तो ही हमको न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिलेंगे। रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स फॉर डिस्पोजल। प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट द डिसीजेस एंड इन्फेक्शन। क्लॉटिंग स्टॉप्स ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी, जो प्लेटलेट्स में आता है, हम आगे देखेंगे। ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन्स टू टारगेट सेल्स एंड ऑर्गन्स एंड हेल्प्स रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। ये सब काम जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का है। अभी एक एक करके देखेंगे हम। ब्लड क्या है? हमने अभी देखा, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू एंड एडल्ट बॉडी कंटेन्स 5 लीटर्स ऑफ द ब्लड। कितना है ब्लड, कितना है अपने बॉडी में? 5 लीटर्स ऑफ द ब्लड। ब्लड सेल्स कितने हैं? 40 to 45%। और प्लाज्मा मींस, हमने ये बचपन में ये किया होगा, आपको याद है तो देखो कि ब्लड ऐसे इसमें लेते हैं और उसमें देखते हैं कि नीचे जो आता है ब्लड आता है, ऊपर एक वाइट सीरम आता है, तो उसको बोलते हैं कि प्लाज्मा, और ये जो नीचे रहता है वो ब्लड है। ओके, तो ब्लड जो है, तो ब्लड सेल्स ये जो रहते हैं, नीचे नीचे जो रेड कलर का रहता है वो ब्लड सेल्स रहता है, और ऊपर जो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड ऊपर रहता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। ओके, टेस्ट ट्यूब में हमने पढ़ा है ना, 8th-9th में पढ़ा होगा कि ये ब्लड है, तो ब्लड में कैसा रहता है, नीचे रहता है वो रेड कलर का रहता है, ऊपर रहता है ट्रांसपेरेंट लिक्विड रहता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। अभी ये जो ब्लड सेल्स है वो देखेंगे हम, 40 to 45% है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सेल्स इन द बॉडी। अभी ये 40 to 45% में 3 टाइप्स आते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये जो रेड है ना, उसमें 3 प्रकार आते हैं। कौन से? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये रेड ब्लड सेल्स आरबीसी आपने सुना होगा, तो आरबीसी को ही बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। ओके, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। द आरबीसी हैज अ सब्सटेंस कॉल्ड द हीमोग्लोबिन विच इज रेड इन कलर। हीमोग्लोबिन तो सबको अभी मालूम है। ये जो आरबीसी में एक ये रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है, उसकी वजह से जो ब्लड का कलर है वो रेड रहता है। ओके, अपना ब्लड रेड क्यों रहता है? हीमोग्लोबिन की वजह से, देयरफॉर द ब्लड इज रेड। तो आरबीसी काउंट कितना है? 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। अब ये
जब हम अपना हम रिपोर्ट निकालते हैं ना, तो उसमें आप कभी भी देखा करो, जब हम हीमोग्लोबिन देखते हैं, हीमोग्लोबिन कितना है हम देखते हैं, उसमें आरबीसी भी लिखा होता है। तो आरबीसी का हमको ये मालूम होना चाहिए काउंट कितना है, 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक ऑफ ब्लड। जब ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपके पास रिपोर्ट है तो आपको सब समझ में आएगा। The hemoglobin has a great affinity towards the oxygen, therefore it absorbs most of the oxygen from the alveoli in the lungs and it combines to form the oxyhemoglobin। हाँ, अभी ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन को क्या होता है, ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा रहती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। और हीमोग्लोबिन कंटेन्स द आयरन एंड प्रोटीन। अभी दो रहता है, हम क्या, हमको मालूम है आजकल बहुत बहुत लेडीज में हीमोग्लोबिन की कमतरता रहती है। हाँ, तो ऊपर से हम क्या देते हैं उसको, आयरन 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 ज्यादा है ना, आप गुड़ खाओ, आप सिंगदाना खाओ, आप ये खाओ, तो लेकिन प्रोटीन को थोड़ा सा निग्लेक्ट कर देते कि प्रोटीन की इतनी जरूरत नहीं, लेकिन हीमोग्लोबिन बनने के लिए दोनों की जरूरत है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बना है दो से, याद रखो, आयरन और प्रोटीन। तो आयरन और प्रोटीन अच्छे से होगा तो हीमोग्लोबिन डेफिनेटली अच्छे से बढ़ेगा। ओके, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, बाइकॉनकेव, ये इतना आपको हमको नहीं पूछेंगे लेकिन ठीक है। बाइकॉनकेव शेप डू नॉट कंटेन द ऑर्गेनेली इंक्लूड न्यूक्लियस, कंटेन ओनली हीमोग्लोबिन। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ये अभी थोड़े से हाई लेवल पे क्वेश्चन आया था, 5th लेवल पे वगैरह, कि न्यूक्लियस रहता है, रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस रहता है, व्हाइट ब्लड सेल में नहीं रहता। इतना सिर्फ याद रखो कि इसमें न्यूक्लियस नहीं, डू नॉट कंटेन द ऑर्गेनेली और न्यूक्लियस, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं रहता। अभी ये क्या है, फंक्शन क्या है आरबीसी का, गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट बिटवीन द लंग्स, ब्लड एंड टिश्यूज, डिटरमाइनिंग द ब्लड टाइप। ओरिजिन का है रेड बोन मैरो। अभी ये भी याद रखो कि कहाँ बनते हैं आरबीसी, रेड बोन मैरो में बनते हैं। ओके, जो फ्लैट बोन्स रहते हैं, अब हम जब स्केलेटल सिस्टम सीखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि फ्लैट बोन्स जो रहते हैं उसमें रेड बोन मैरो रहता है, उसका ओरिजिन किधर रहता है, अपने आरबीसी का रेड बोन मैरो में। और सरवाइव कितने दिन रहते हैं, 120 डेज रहते हैं, और डिस्पोज्ड बाय द लीवर एंड स्प्लीन। 120 डेज ही उनका लाइफ स्पैन रहता है, फिर बाद में स्प्लीन और लीवर से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन आयरन एंड अमीनो एसिड्स आर नेसेसरी, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैलेंस्ड डाइट। अभी हीमोग्लोबिन लेवल हमको मालूम है मेल में कितनी होनी चाहिए, ये हमको मालूम रहना चाहिए, इसलिए मैंने डाला है, ये इसमें क्वेश्चन नहीं आए थे, ये 6 लेवल पे आते हैं क्वेश्चन। ओके, 14 to 16 ग्राम परसेंटेज इन मेल में हीमोग्लोबिन लेवल रहनी चाहिए, और फीमेल में 13 to 14। आजकल फीमेल में 10 के ऊपर हीमोग्लोबिन नहीं रहता, क्यों, क्योंकि बैलेंस डाइट नहीं है। बैलेंस डाइट रहा तो हीमोग्लोबिन अच्छे से रहता है। और हमने एनीमिया शब्द बार बार सुना है, व्हाट इज एनीमिया, एनीमिया मींस हीमोग्लोबिन लेवल जब डिक्रीज होती है उसको एनीमिया बोलते हैं। इन फीमेल डिक्रीजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, देयरफॉर आयरन मेडिसिन्स आर नेसेसरी। तो इसमें हम ऊपर से मेडिसिन देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेंस्ट्रुएशन में ब्लड लॉस होता है, फिर प्रेगनेंसी में जो बेबी की एक्टिविटी है उसके लिए हीमोग्लोबिन की आवश्यकता लगती है, तो वो क्या करता है, बेबी अपने मम्मी से पूरा खींच लेता है, तो उसके वजह से लेडी में आयरन डिफिशियंसी आ सकती है, तो ऊपर से आयरन की टैबलेट लेना जरूरी रहता है। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग रहा, प्रेगनेंसी रहा, मेंस्ट्रुएशन रहा, आयरन ज्यादा से लेने की जरूरत रहती है। तो समझ में आया आरबीसी क्या है। आरबीसी मींस, आरबीसी में क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता। 14 to 16 ग्राम परसेंटेज मेन में नॉर्मल है, और फीमेल में 13 to 14। इतना ही ध्यान रहा तो बस है। अभी डब्ल्यूबीसी क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ओके, आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। लार्जर इन साइज, फ्यूअर इन नंबर, और डब्ल्यूबीसी काउंट भी इधर याद रखो 6000 to 9000। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसके लिए हम हीमोग्राम करते हैं जब हमको फीवर आता है। ओके, जब फीवर आता है तो डॉक्टर पहले क्या देखता है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मीन्स क्या है, जो अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम है, फाइट सिस्टम है, वो क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही है। ओके, ये बढ़ गई है तो
ठीक काम है, मीन्स अपनी इम्यून सिस्टम कुछ तो काम कर रही है, वो अपने इन्फेक्शन से लड़ रही है। ओके, शेप ये रहता है इरेगुलर एंड चेंजिंग पॉजेसिव न्यूक्लियस। अभी इसमें न्यूक्लियस रहता है, जैसे कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस रहता है। दे प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इंट्रूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय सराउंडिंग एंड अटैकिंग द जर्म्स, बट इफ द इन्फेक्शन इज सीवियर एंड द जर्म्स आर रेजिस्टेंस विद पुअर बॉडी रेजिस्टेंस, डिसीज आर कॉज्ड। ओके, मीन्स ये खुद ब खुद, इसीलिए हम पुराने जमाने में क्या बोलते थे, एकदम से मेडिसिन मत दो बच्चों को। आजकल मम्मियाँ कैसे देते, थोड़ी सर्दी शुरू हो गई, चलो मेडिसिन दो, मेडिसिन दो, मेडिसिन दो। तो खुद की जो बॉडी की इम्यून पावर है, वो खुद को लड़ने के लिए कुछ हम स्पेस ही नहीं देते, तो फिर बाद में क्या हो जाता है, उनकी इम्यूनिटी धीरे धीरे लो होने लगती है। तो थोड़े से बॉडी को भी थोड़ा सा अपनी इम्यून सिस्टम यूज करने का हमको थोड़ा सा 1-2 दिन देना चाहिए। हाँ, सीवियर हो गया तो डॉक्टर के पास जाना 100% ये रखता है। ओके, समझ में आई डब्ल्यूबीसी क्या है? अब डब्ल्यूबीसी के भी टाइप रहते हैं, ये भी अपने इसमें आ जाते हैं, देखो अपने रिपोर्ट में। मोनोसाइट से, लिम्फोसाइट से, न्यूट्रोफिल से, बेसोफिल से, यूसिनोफिल से। ये मोनोसाइट जो है वो बैक्टीरिया ब्रेकडाउन में हेल्प होता है, इतना आपको डिटेल नहीं आया, लेकिन इसके प्रकार हमको मालूम होना चाहिए। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स है वो ज्यादा परसेंटेज में रहते हैं, 80 to 90% में। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंडर्स रहते हैं, मीन्स जब कोई भी इंफेक्शन हमको अटैक करता है तो फर्स्ट कौन प्रोटेक्शन में आ जाता है, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं। बेसोफिल से जो बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स करता है, और इओसिनोफिल्स जो हमने सुना है, जो दे अटैक एंड किल पैरासाइट्स एंड कैंसर्स एंड हेल्प विद द एलर्जिक रिस्पॉन्सेस। जब जब एलर्जी ज्यादा होती है ना, तब जो ज्यादा बढ़ते हैं, हम देखते हैं ना, कभी कभी खांसी कम नहीं होती, एलर्जी का, किसी को अस्थमा का अटैक आ जाता है, किसी को एलर्जी रहती है, धूल की रही, धूप की रही, तो उसमें ये इओसिनोफिल काउंट बढ़ जाता है। डब्ल्यूबीसी फॉर्म द एंटीबॉडीज इन द बॉडी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिसीजेस। वी एडमिनिस्टर, अभी हम एडमिनिस्टर भी करते हैं, किससे थ्रू, जो वैक्सीन जो बोलते हैं ना, हम वैक्सीन देते हैं बच्चों को, नहीं तो अभी भी हमने लिया कोरोना में वैक्सीन लिया, तो वैक्सीन क्या रहता है कि ये एंटीबॉडीज हम पुश कर देते हैं शरीर में। तो वो एंटीबॉडीज जाने के बाद क्या होता है, शरीर को एक बार मालूम होता है, मालूम होता है कि बॉडी को कोप अप करना है कैसे, कि उस डिसीज से। तो पोलियो, टिटेनस, ये जो हम वैक्सीन देते हैं, वो पहले बॉडी को तैयार करते हैं। 1 मिनिट, थोडी नंतर येऊ शकता का, एक थोड्या 8 वाजता नाही का, थोडा वेळ थांबावं लागेल, लेक्चर चालू। अर्धा तास, हाँ हाँ चालेल। 1 मिनिट, 1 मिनिट। 800-795-41-41 संगीता कसं कनिष्का अनम्यूट करा, बोलताना अनम्यूट करा, घरी बोलताना अनम्यूट करा. Now platelets, these cells are smaller than RBCs, count 1 to 2 lakh per अभी हमने प्लेटलेट्स कब देखते हैं, हम प्लेटलेट्स ज्यादा हमारा यूज कब होता है, देखा जब डेंगू में हमने सुना है प्लेटलेट्स कम हो गए, प्लेटलेट्स कम हो गए, है ना, 1 लाख से ज्यादा कम हो गए, तो तुरंत से हमको ऊपर से देने पड़ते हैं वो। तो इसका मेन काम क्या है प्लेटलेट्स का, क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, क्योंकि किधर भी ब्लीडिंग हो गया, वो बहता ही रहता है क्या, बहता ही रहता है क्या, नहीं, वो स्टॉप करना काम किसका है, प्लेटलेट्स का है। तो इसीलिए प्लेटलेट्स क्यों इंपॉर्टेंट रहते हैं, और डेंगू में वही कम हो जाते हैं। तो किधर भी ब्लीडिंग की टेंडेंसी, अभी हम बाहर का देखते हैं, अंदर भी किधर भी इत्तू सा भी ऊज रहा और वो रुका नहीं, तो उससे भी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसीलिए प्लेटलेट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और इसीलिए डेंगू में ज्यादा कम ये हो गए ना, प्लेटलेट्स कम हो गए, तो ऊपर से हम देते हैं, क्यों, कि उनकी रिकवरी जल्दी से हो जाए। तो ये क्या कैसे काम करते हैं, whenever any blood vessel is injured, it bleeds, blood exposed to external atmosphere, platelets die and thrombokinase is released। क्या होता है, जब ब्लड वेसल, अभी इधर आप कुछ भी देखो, इधर कुछ तो आपको लगा, ब्लड बाहर आ गया, ब्लीड हो गया, ब्लड क्या हो गया, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में ये हो गया, एक्सपोज हो गया, तो उधर क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स डाई हो जाते हैं, ओके, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आने के बाद। और एक
जो एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेज वो रिलीज हो जाता है, और ये थ्रोम्बोकाइनेज अलोंग विद द प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम एंड फाइब्रिनोजन फॉर्म द मेश, फिर एक मेश तैयार हो जाता है उसका, और वो क्या करता है, ऑक्लूड करता है, लगेच आपली अशी जल्दी से अपना एक ऐसा मेश आ जाता है, देखो ब्लड स्टॉप होने के बाद में वो क्या होता है, थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम एंड फाइब्रिनोजन का एक जाल रहता है, मेच रहता है, वो ऑक्लूड कर देता है और ब्लड स्टॉप हो जाता है। ओके, occlude the opening of the blood vessels and the blood cells are caught on this mesh from the clot and ब्लीडिंग स्टॉप्स, और उस टाइम ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। इतना हमको मालूम होना चाहिए। आरबीसी क्या है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। डब्ल्यूबीसी क्या है, इन्फेक्शन में इसका यूज होता है 6000 to 9000 इसकी नॉर्मल रेंज है, इससे ज्यादा बढ़ गया तो इन्फेक्शन ज्यादा रहता है और उसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह का रोल रहता है। फिर तीसरा जो है प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स का मेन रोल क्या है कि क्लॉटिंग प्रोसेस। अभी क्लॉटिंग प्रोसेस में ये मेन रोल है। डेंगू में इसका बहुत रोल ज्यादा है क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, और ब्लीडिंग टेंडेंसीज में भी इसका बहुत रोल है, और इसका हमको काउंट मालूम होना चाहिए 1 to 2 लाख पर MM। इससे कम हो गया मीन्स हम बोलते हैं ना 70,000 रुपया 80,000 रुपया, तो हम ऊपर से दे देते मीन 70-80,000 में ऊपर से नहीं देते, आईवी फ्लूइड्स दे देते हैं, और फिर उससे भी कम हो गया मीन्स 20,000 30,000 वगैरह हो गया तो ऊपर से हमको प्लेटलेट्स देना इंपॉर्टेंट रहता है। समझ में आया? 3 सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ब्लड सेल्स है। ओके, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और तीसरा जो है प्लेटलेट्स है। अभी जो बाकी का बचा है ब्लड के बाद में जो रहता है ट्रांसपेरेंट, वो है प्लाज्मा। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्लाज्मा क्या है, इसमें वाटर रहता है 90 to 92%। फिर प्लाज्मा प्रोटीन रहते हैं, creates osmotic pressure of the blood which keeps the plasma fluid in circulation। inorganic salts, सोडियम, कैल्शियम, फिर न्यूट्रिएंट्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, हार्मोन्स है, ये सब प्लाज्मा में रहता है। और इसका रिएक्शन ऑफ द और पीएच ऑफ द प्लाज्मा कितना रहना चाहिए, 7.2 to 7.4। ओके, समझ में आया? ये हो गया ब्लड का पूरा। ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और फिर प्लाज्मा। प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ब्लड का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये हमने देख लिया। अभी ब्लड वेसल्स देखेंगे। ब्लड वेसल्स में दो तीन प्रकार आते हैं, आर्टरीज है, वेन्स है, और कैपिलरीज है। एक बार हम ये देख लेते हैं क्योंकि हम हार्ट पे जाने वाले हैं, तो हार्ट शुरू करने से पहले what is artery, what is vein, what is capillaries हमको मालूम होना चाहिए। ओके, ये आर्टरी जो है कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से मीन्स जो हार्ट तक जो आ जाती है ना, उनको बोलते हैं आर्टरीज। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट मीन्स हार्ट से पूरे बॉडी में जाने के लिए जो यूज होती है उनको बोलते हैं, ट्यूब्स यूज होते हैं, उनको बोलते हैं आर्टरीज। दे आर थिक hollow tubes which are highly elastic which allows them to dilate and constrict as blood is forced down them by the heart. Arteries branch and rebranch becoming the smaller unit, they means छोटे छोटे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं arterioles which are even more elastic. Arterioles feed oxygenated blood to the capillaries, फिर उसमें छोटे छोटे हो जाते हैं, उनको बोलते हैं capillaries। अभी इधर आप देखेंगे ना, दिस इज आर्टरी है, फिर ये छोटे छोटे हो जाते हैं, इनको बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। फिर आते हैं कैपिलरीज, एकदम बारीक हो जाते हैं। फिर कैपिलरीज के होते हैं वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स के बनते हैं वेन। ओके, और वेन्स और आर्टरीज में एक ही फर्क है, एक कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अशुद्ध रक्त नहीं बोलना। ओके, बहुत टाइम में रहते हैं अशुद्ध रक्त, अशुद्ध नहीं, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन बंधा हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज जो है इसमें फर्क पूछते हैं क्योंकि ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है। ओके, जो आर्टरीज जो है कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और वेन्स जो है कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ओके, हार्ट तक पहले क्या, हार्ट तक जाने वाले जो रहते हैं वो है मींस हार्ट में जाके वो प्यूरिफाई हो जाता है ना, हार्ट और लंग्स में प्यूरिफाई होके फिर से पूरे बॉडी में चला जाता है। तो जो आर्टरीज है वो पूरा सिस्टम से पूरा किया हुआ, जो हार्ट में प्यूरिफिकेशन करने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में फैलाने का काम आर्टरीज करते हैं। और वेन्स क्या करते हैं, फिर से पूरे बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो
हार्ट तक आने लाने का काम कौन करता है? वेन्स करता है। आपको बेसिक समझ में आया व्हाट इज आर्टरी एंड व्हाट इज वेन्स? और कैपिलरी जो होते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं जो सेल तक पहुंचते हैं। ओके, आर्टरीज क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल ओवर द बॉडी, एंड वेन्स क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, कि उधर जाके उनको वो प्यूरिफिकेशन करना है। ओके, अभी हम देखेंगे हार्ट। Heart, it is situated in the thoracic cavity between the lungs, more to the left side. The thoracic cage and the lungs protect the heart. Okay, heart किधर है? thoracic cavity में situated है, दो लंग्स के बीच में। ओके, हार्ट का पोजीशन हमको मालूम है, दो लंग्स के बराबर बीच में हार्ट सिचुएटेड रहता है। साइज ऑफ द हार्ट क्या है? फिस्ट ऑफ द ओनर, हर एक का फिस्ट अलग अलग रहता है, हर एक के फिस्ट का जो साइज है उतना हार्ट का साइज रहता है, नॉर्मली 200 to 250 ग्राम्स। ओके, हार्ट का वेट कितना है? 200 to 250 grams. The heart is made up of involuntary muscles which is reddish in color. हमने देखा था ना, कार्डियक का अलग बोला है। तो the heart is made up of involuntary muscle है which is reddish in color and has stripes that can be seen under the microscope. These heart muscles are called the cardiac muscles. Heart muscle को ही क्या बोलते हैं? cardiac muscle बोलते हैं। क्या बोलते हैं? cardiac muscle. Structure of the heart wall. The heart wall is made up of the 3 layers. अभी इसमें 3 layers है। जो बाहर का कवरिंग है, एक्सटर्नल कवरिंग, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। इट हैज द 2 layers, विसरल लेयर एंड पैराइटल लेयर। और जो अंदर का पैराइटल लेयर है उसको जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ पेरिकार्डियम है उसको इपिकार्डियम बोलते हैं। ओके, सो 3 लेयर से बनते हैं इपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। It is composed of the thin layered membrane that serves to lubricate and protects the outer section, epicardium. Myocardium क्या है? This is the layer of the muscle tissue and it constitutes the middle layer of the heart. It contributes to the thickness and is responsible for the pumping action. And the endocardium क्या है? It is the innermost layer that lies in the inner heart chamber and covers the heart walls. Furthermore, it prevents the blood from sticking to the inner wall, thereby preventing the potentially fatal blood clots. Okay, means ये सिर्फ याद रखो कि हार्ट जो है वो प्रोटेक्टेड है 3 वॉल से। जो बाहर का कवरिंग जिसको बोलते हैं उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम का अंदर का वॉल जो है उसको बोलते हैं इपिकार्डियम। फिर जो मसल का है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम, और जो अंदर का एकदम है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। ओके, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। याद रहा? हार्ट का हमने देखा, इसका वेट है 200 to 250 ग्राम, सिचुएटेड है दोनों लंग्स के बीच में, उसका साइज है फिस्ट लेवल। इससे उसके मसल को बोलते हैं कार्डियक मसल। ये जो बाहर का लेयर है 3 लेयर से बनना है, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ओके, अभी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट इज रादर intricate with the several chambers and walls that control the flow of the blood. Chambers of the heart, it has 4 chambers. अभी हम इधर देखेंगे। देखो, ये जो हार्ट का अच्छे से फिगर देखो, हमने बचपन में भी किया था। इसके 4 चेम्बर्स है। ये जो ऊपर का है इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, ये जो है इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, नीचे का जो है ये है राइट वेंट्रिकल एंड ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, इसके बीच में जो लाइन है राइट एट्रियम एंड लेफ्ट राइट एट्रियम वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में जो है इंट्रासेप्टम है। ओके, ये इंट्रासेप्टम है। इसकी वजह से इधर का ब्लड इधर नहीं जाता, क्योंकि इधर राइट एट्रियम में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इधर प्यूरिफिकेशन करके लेफ्ट एट्रियम में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ये मिक्स हो जाता है तो डिसीज हो जाता है, जो बचपन में बच्चों को हो जाता है ना, शंट ओपन होता है। तो ये इंट्रासेप्टम जो है वो एक लाइन रहता है जिसकी वजह से ये दोनों ब्लड मिक्स नहीं होते। तो 4 चेंबर समझ में आए? राइट एट्रियम, ओके, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये समझ में आया? आप प्लीज रिस्पॉन्स दे दो तो मुझे समझ में आएगा, कुछ तो समझ में आ रहा है आपको। Yes, madam, you are very clear. हाँ, Thank you. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल।
ओके अभी देखो कैसा होता है इंटरनल स्ट्रक्चर. इट हैज 4 चैम्बर्स. इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड बाय द पार्टीशन कॉल्ड द सेप्टम. ईच साइड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर चैम्बर्स बाय अ वॉल्व. Thus 4 chambers are formed. There is no connection between two sides of the heart. The upper 2 chambers are called the right and left atrium, and the lower 2 chambers are called the ventricles. ये जो है upper जो है वो atrium है, lower जो है ventricle है, और अभी ये दोनों को septum डिवाइड करता है और एट्रियम और वेंट्रिकल को वॉल्व डिवाइड करती है. ये दोनों के बीच में एक ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व रहती है. वो भी हम आगे देखने वाले हैं क्या है. ओके ये वॉल्व क्या है. वॉल्व्स आर द फ्लैप्स और ऑफ फाइब्रस टिश्यू लोकेटेड इन द कार्डियक चेम्बर्स बिटवीन द वेन्स. दे इंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन. ये वॉल्व्स बीच में रहते हैं. इसका मेन काम क्या है कि ब्लड अभी इधर से इधर आया फिर से ऊपर उल्टा नहीं जाना चाहिए, है ना. तो उसके लिए ये वॉल्व्स रहते हैं. बस इसका वही काम है वॉल्व्स का. अभी flaps are prevent the blood from the flowing backward. Based on their function, valves are of two types: atrioventricular valves, ventricular valves. Means क्या दो प्रकार के वॉल्व्स है इसमें हार्ट में, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स एंड सेमिलुनर वॉल्व्स. ये एट्रियोवेंट्रिकुलर मींस एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व्स रहते हैं इसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स. आर बिटवीन द वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया. द वॉल बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम इज द ट्राइकस्पिड वॉल, एंड वन विच इज फाउंड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम इज कॉल्ड द माइट्रल वॉल. माइट्रल नहीं तो बाइकस्पिड वॉल. अभी ये बताती हूँ मैं. ये जो है ये देखो, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व रहती है. उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व. हाँ, 3 कस्प रहते हैं इसीलिए उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व. और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व रहती है. वो उसमें 2 रहते हैं वॉल्व, इसलिए इसको बाइकस्पिड भी बोलते हैं और माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं. ओके ये वॉल्व के नाम है, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. लेकिन फिर आपको बाद में वो सर्कुलेशन क्या है, हमको सिर्फ सर्कुलेशन एक बार समझना है, इसलिए ये फिगर एकदम से दिमाग में अच्छे से रखो. सर्कुलेशन अपने आप समझ में आएगा. बहुत और बहुत इजी रहता है सर्कुलेशन. ओके ये राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व है. फिर इधर लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके बीच में बाइकस्पिड और माइट्रल वॉल्व है. समझ में आया. फिर अभी देखेंगे एक एक करके. फिर सेमिलुनर वॉल सिखाते हैं. सेमिलुनर वॉल्स आर लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड aorta. इट इज ऑल्सो फाउंड बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड द राइट वेंट्रिकल. ओके फिर और वॉल्स रहते हैं सेमिलुनर वॉल्स जो राइट वेंट्रिकल इसके बाद ये जो एओर्टा में जाता है, पूरा जो आया हुआ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है उसमें एक वॉल्व रहता है. और फिर पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आता है उसमें एक वॉल्व रहता है, उसको बोलते हैं सेमिलुनर वॉल्व्स. ओके अभी ये देखो कि बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल देयर इज अ वॉल कॉल्ड द ट्राइकस्पिड. हमने देखा. लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो है बाइकस्पिड, उसको ही माइट्रल वॉल भी बोलते हैं. द ब्लड फ्लोज फ्रॉम राइट एट्रियम टू वेंट्रिकल थ्रू दिस वॉल्स. द राइट एट्रियम अभी मैं एक बार बताती हूँ, फिर मैं पढ़ के बताती हूँ, नहीं तो आपको कुछ समझ में आएगा. अभी क्या होता है देखो कैसे ब्लड आता है. जो हमने बोला ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अभी ये जो आपको दिख रही है इधर इंफीरियर वेना कावा दिख रही है, ऊपर जो देखती है सुपीरियर वेना कावा. ये बॉडी की सबसे बड़ी वेन है, जिसको वेना कावा बोलते हैं ना, बड़ी वेन है अपनी बॉडी की. सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा. ये क्या करती है सुपीरियर वेना कावा, बॉडी के अपर बॉडी पार्ट्स जो है उसमें से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है. कौन करती है? सुपीरियर वेना कावा. ये इंफीरियर वेना कावा क्या करती है? बॉडी लोअर बॉडी पार्ट से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है. ओके ये जो वेना कावा है, ये दोनों वेना कावा क्या करेंगे, पूरा ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके किधर रख देंगे? राइट एट्रियम में लाके रख देंगे. ओके फिर राइट एट्रियम से वॉल से ये जो पूरा ब्लड है राइट वेंट्रिकल में जाता है. ओके राइट वेंट्रिकल से ये जो है वो इधर से राइट वेंट्रिकल से एक ये पल्मोनरी आर्टरी आती है, पल्मोनरी आर्टरी से ये जाता है लंग्स में. फिर लंग्स में क्या होता है? लंग्स में पूरा प्यूरिफिकेशन हो जाता है. प्यूरिफिकेशन मींस क्या होता है? लंग्स में जाके वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड, और वो भी हम देखने वाले हैं कैसे होता है. तो ऑक्सीजनेटेड होने के बाद
ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर बाद में लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है थ्रू पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी से वो गया लंग्स में प्यूरिफिकेशन हो गया। प्यूरिफिकेशन मींस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आता है। फिर लेफ्ट एट्रियम से माइट्रल वॉल से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये मेनली इधर से सेल्युलर वॉल हमने बोला था ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से इधर सेल्युलर वॉल ओपन हो जाता है और फिर ये अवोर्टा में चला जाता है। ये अवोर्टा जो है वो बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है। ये भी पूछते हैं, एक दो जगह पूछा था कि सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है बॉडी की, अवोर्टा। और सबसे बड़ी वेन कौन सी है, वेना कैवा। तो वेना कैवा में दो आते हैं, सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा। और आर्टरी कौन सी बड़ी है, अवोर्टा है। और फिर ये अवोर्टा से पूरे बॉडी में फिर इसके ब्रांचेस निकलते हैं, इलियाक आर्टरी और ये करके वो पूरे बॉडी में पूरा ब्लड फैल जाता है। ओके, समझ में आया? एक बार मैं पढ़ती हूँ, फिर से एक बार बताती हूँ। एक बार आपको ये सर्कुलेशन समझ में आया ना, तो बाकी का कुछ फिर याद करने की भी जरूरत नहीं है। The right atrium receives the deoxygenated blood from the body through vena cava. Then it goes to the left ventricle through the tricuspid wall. Then the blood goes to the lungs for purification through the pulmonary artery and again return to the left atrium through the pulmonary veins. Then blood goes from the left atrium to left ventricle through the bicuspid wall, and from the left ventricle it goes to the aorta and carries all over the body. ओके, फिर से एक बार बताती हूँ। आप फिर से ये ध्यान रखो। एक बार बता, द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर एज इट पंप्स द ब्लड टू द होल बॉडी। ये थिकर रहती है ऑब्वियसली। द वॉल ऑफ द एट्रियम आर थिन, क्योंकि उसमें कुछ रहता ही नहीं है, सिर्फ ब्लड आएगा तुरंत नीचे जाएगा, तो उसकी वॉल थिक होने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसकी वॉल थिन रहती है। जो वेंट्रिकल्स की वॉल रहती है वो थिक रहती है, क्योंकि उसको पुश करना है ब्लड पूरे बॉडी में। द ब्लड इज सप्लाई टू द हार्ट बाय, हाँ अभी ब्लड सप्लाई करते हैं पूरे बॉडी को, लेकिन ब्लड इटसेल्फ को कुछ तो जरूरत है ना, तो उसको कौन से आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। हमने कोरोनरी आर्टरीज बहुत बार सुना होगा है ना, बाईपास सर्जरी वगैरह होते हैं, तो व्हाट इज दैट, तो उसमें क्या करते हैं, कोरोनरी आर्टरीज में जो ब्लॉकेज रहते हैं वो क्लीन किए जाते हैं। तो कोरोनरी आर्टरीज याद रखो, जो itself हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। The nerve supply to the heart is both sympathetic and parasympathetic, दोनों रहते हैं। There is no voluntary over the heart, जैसे कि हम रेस्पिरेटरी पे थोड़ा बहुत वॉलंटरी करते हैं प्राणायाम से, वैसे हार्ट पे there is no voluntary over the heart. Heart rate is controlled by the cardiac center in the medulla oblongata of the brain. ब्रेन में जो medulla oblongata है वो हम नर्वस सिस्टम में देखेंगे किधर रहता है, क्या रहता है, तो वो कंट्रोल करता है। कार्डियक सेंटर जो है वो medulla oblongata जो रहता है उसमें से कंट्रोल हो जाता है। तो अभी एक बार फिर से देखेंगे कैसे कैसे ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है। हाँ, एक बार फिर से देखो, मैं एक बार बताती हूँ। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अपने बॉडी का, अपर बॉडी पार्ट से सुपीरियर वेना कैवा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। लोअर बॉडी पार्ट से इंफीरियर वेना कैवा से ब्लड आता है। ये पूरा किधर जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम में थोड़ी देर इधर आया कि आया, ये ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हो जाता है, ये भरा के ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हो गए। फिर राइट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड आ गया। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद ब्लड क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी, ये देखो इधर पल्मोनरी आर्टरी देखती है, ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड ये पल्मोनरी आर्टरी थ्रू लंग्स में जाता है, लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है। आर्टरी जो है इधर एक याद रखने वाली बात है कि आर्टरीज क्या करते हैं, आर्टरीज का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना है ना, लेकिन ये एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। देखो इधर से क्या आया, इधर से हमने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया था, इधर फिर राइट वेंट्रिकल में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया था, फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। सिर्फ बॉडी की एक ही आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ओके, तो इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी है लेकिन वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। फिर ये इधर लंग्स में जाएगी, लंग्स में ये प्यूरिफाई हो जाएगा, प्यूरिफाई मींस ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आता है। इधर भी एक एक्सेप्शन है, वेन क्या करती है, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन ये जो पल्मोनरी वेन है वो क्या करेगी,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है। सिर्फ ये दो ही जो है एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो आर्टरी होके भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स के पास, और पल्मोनरी वेन जो वेन होके भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लेफ्ट एट्रियम के पास। ओके, तो ये अभी पल्मोनरी वेन से आ गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आ गया, लेफ्ट एट्रियम में रुक गया, फिर इसमें ये जो बाइकस्पिड वॉल नहीं तो माइट्रल वॉल है, इससे आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आ गया, फिर इधर से आता है अओर्टा में, जो कि सबसे बड़ी आर्टरी है अपनी बॉडी की, और फिर इधर से पूरे बॉडी में ये ब्लड अलग अलग इसके थ्रू वो फैल जाता है, कोई ऊपर जाता है कोई नीचे, फिर पूरे बॉडी में ये फैल जाता है अओर्टा के थ्रू। समझ में आया सर्कुलेशन क्या है? एक बार ये समझ में आया ना आपको, कोई सब इजी है, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम बाकी का कुछ भी ये सीखने की जरूरत नहीं है। अभी बाकी के जो 5-6 ये है स्लाइड है वो सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, आपको ये समझ में आया तो कुछ नहीं। अभी ये पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, सिर्फ हमको इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन? तो ब्लड जो है अपने राइट वेंट्रिकल से प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में जाता है, और फिर लंग्स में प्यूरिफाई होके फिर से लेफ्ट एट्रिया में आता है, मींस हार्ट में आता है, मींस हार्ट से लंग की तरफ जाता है, लंग से प्यूरिफाई होके हार्ट की तरफ आता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, पल्मोनरी जब भी शब्द आता है, इट इज रिलेटेड ऑलवेज रिलेटेड टू लंग्स, एंड कभी भी कार्डियक शब्द आता है, इट्स ऑलवेज रिलेटेड टू हार्ट। ओके, इतना याद रखना। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, पूरा जो अपने ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से मींस हार्ट से लंग की तरफ प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है, और लंग से फिर से हार्ट की तरफ प्यूरिफाई होके आता है, ये सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। समझ में आया कैसे होता है? ये हमने देखा था, राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी थ्रू वो लंग्स में गया, है ना। इधर लंग्स में भी 2 ब्रांचेस हो जाते हैं, कुछ राइट लंग्स में जाता है, लेफ्ट लंग में जाता है, मींस राइट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट पल्मोनरी थ्रू वो दोनों लंग्स में जाता है। उधर लंग्स में एल्वियोलाई जो बेसिक स्ट्रक्चर है अपने लंग्स का, उधर वो प्यूरिफाई होता है, और उधर प्यूरिफाई होने के बाद पल्मोनरी वेन्स थ्रू फिर से वो हार्ट में आ जाता है, मींस लेफ्ट एट्रिया में आ जाता है। ये जो सर्कुलेशन है उस मींस अलग अलग सर्कुलेशन के नाम रखे हैं। ये जो सर्कुलेशन हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, दिस इज कॉल्ड, इतना ही अब हमने याद रखा तो बस है, इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, इट इज कॉल्ड द पल्मोनरी सर्कुलेशन। इतना याद रहेगा, इजी है ना। फिर बाद में जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन द मूवमेंट ऑफ द ब्लड फ्रॉम हार्ट थ्रू द बॉडी टू प्रोवाइड द ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी व्हाइल ब्रिंगिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। जो पूरा सर्कुलेशन है उसको बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मींस क्या, हार्ट से लंग तक गया, लंग से प्यूरिफाई होके फिर से हार्ट को आ गया, और हार्ट से पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई हो गया, दिस इज कॉल्ड द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिर्फ सर्कुलेशन के नाम अलग है। हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट इज कॉल्ड द पल्मोनरी सर्कुलेशन, और हार्ट टू पूरे बॉडी को फैलाना सर्कुलेशन को, इसको बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बस इतना ही याद रखना। ओके, बाकी इतना हमको पूरा रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आया इसलिए मैंने। और एक सर्कुलेशन रहता है पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन मींस इट्स कनेक्टेड टू लीवर। ओके, इसमें क्या होता है, लीवर इज अनयूजुअल इन दैट इट हैज डबल ब्लड सप्लाई, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मींस अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो आता है ना ब्लड, वो हिपेटिक सर्कुलेशन में चला जाता है। एक छोटा सर्कुलेशन है हिपेटिक सर्कुलेशन, जो लीवर में जो सर्कुलेशन होता है, लीवर में जो अपने अनडाइजेस्टेड डाइजेस्टेड होने के बाद जो ब्लड आता है वो प्यूरिफाई होने के लिए लीवर में चला जाता है, उसको बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। ओके, 3 सर्कुलेशन याद रहेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पोर्टल सर्कुलेशन। बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है इतना।
और ये ओवरऑल सर्कुलेशन जो हमने देखा था कि ये पल्मोनरी सर्किट है, जो आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लंग्स में गया, प्यूरिफाई हो गया, प्यूरिफाई होने के बाद एओर्टा में आया, पूरे बॉडी में वो सप्लाई हो गया। इस पूरे को बोलते हैं हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन। हाँ, पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से अपने हार्ट में आया, राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से वॉल की तरह वॉल ओपन हो गई, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी थ्रू लंग्स में गया, लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई हो गया, प्यूरिफाई होने के बाद पल्मोनरी वेन्स थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से वॉल्स के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से आवर्टा में गया और पूरे बॉडी में फैल गया। दिस इज कॉल्ड द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पूरा सर्कुलेशन मैंने एक जगह में बता दिया। समझ में आया सर्कुलेशन कैसे होता है? ये एक इसके लास्ट में मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला है, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो ओके देखो, और कुछ शंका है तो हम उसका ये कर देंगे। और एक रहता है कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। हाँ, व्हाट इज कंडक्शन सिस्टम? अ नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स इज फाउंड इन द हार्ट वॉल्स। दीज मसल सेल्स सेंड सिग्नल्स टू द रेस्ट ऑफ द हार्ट मसल्स कॉजिंग द कॉन्ट्रैक्शन। अभी एक कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए कुछ तो सिग्नल जाने चाहिए, तो ये जो सिग्नल चले जाते हैं उसको बोलते हैं कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। ओके, द मेन पार्ट्स ऑफ द सिस्टम आर द SA node, AV node, bundle of His, bundle branches and the Purkinje fibers. Okay, let's follow signals through the contraction process. SA node starts, पहले SA node से ये सिग्नल स्टार्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमने जो पेस मेकर सुना है ना, इसको हार्ट में पेस मेकर बिठाया, तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर से नहीं होता, SA node काम नहीं करता, तब इसको SA node को ही एनाटॉमिकल पेस मेकर बोलते हैं। जब SA node काम नहीं करता तो हम बाहर से अलग पेसमेकर बिताते हैं, यही SA node से रिलेटेड है, इतना याद रखना। लेट्स फॉलो अ सिग्नल थ्रू द कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। द SA node starts the sequence by causing the atrial muscle to contract. That's why the doctor sometimes called this anatomical pacemaker. Next the signals travels to the AV node, फिर AV node आता है through the bundle of His। ये जो बाकी के जो है ये बंडल ऑफ हीज बोलते हैं इसको। हीज ये इसका नाम है, अपने साइंटिस्ट का नाम है, इसीलिए HIS हीज ऐसे बोला है। तो बंडल ऑफ हीज डाउन टू द बंडल ब्रांचेस एंड थ्रू द पुरकेंजे फाइबर्स कॉजिंग द वेंट्रिकल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ ये कंडक्शन सिस्टम हो जाता है, SA नोड से आता है, फिर AV नोड में जाता है, फिर पुरकेंजे फाइबर्स बंडल ऑफ हीज थ्रू, मींस पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है SA नोड से और फिर रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये कंडक्शन सिस्टम चलती रहती है। ओके, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। अभी कार्डियक आउटपुट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम, HR एंड SV। ओके, ये HR हार्ट रेट हमको मालूम है, व्हाट इज हार्ट रेट? द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। नॉर्मल 72 टाइम्स पर मिनट रहता है, किसी किसी का कम होता है, किसी किसी का ज्यादा रहता है। ओके, SV मींस क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ब्लड जोर से पूरे बॉडी में फैल जाता है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम मींस कार्डियक आउटपुट जितना अच्छा उतना बॉडी हेल्दी, मींस उसका हार्ट का काम बहुत अच्छे से हो रहा है। The heart maintains and constant circulation of the blood to the body, regularly contracting and relaxing. Its contracted state is called the systole. जब contract होता है उसको बोलते हैं systole। मीन्स हम बोलते हैं ना BP जब हम देखते हैं, ब्लड प्रेशर जब हम देखते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं ना इसका BP 120/80 है। 120 मीन सिस्टोल रहता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है, और जो नीचे का रहता है वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, व्हेन सिस्टोल एंड डायस्टोल टेक्स प्लेस, टू साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, लब टब, which is due to the closure of the atrioventricular, ये जान दे। फिर every minute 5 लीटर of the blood circulated, ये जो हम बोलते हैं ना कार्डियक आउटपुट, मींस क्या होता है, पूरा ब्लड जो है 5 लीटर्स पर मिनट में पूरे बॉडी में फैला तो वो हेल्दी पर्सन रहता है। इन नॉर्मल एडल्ट हार्ट रेट इज 72 पर मिनट, ये बदलता रहता है। प्रेगनेंसी में हार्ट रेट 150 टू 160 पर मिनट रहता है। न्यूबॉर्न बेबी में 100 टू 120 पर मिनट रहता है। ओके, क्योंकि देखो आप प्रेगनेंसी में देखेंगे हार्ट रेट धक 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 बजते रहते हैं, तो हार्ट रेट उसमें ज्यादा रहता है, 150 टू 160 रहता है। जब बेबी बॉर्न होता है तो उसमें भी थोड़ा ज्यादा रहता है, 100 टू 120। जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे हार्ट रेट कम आता जाता है। नॉर्मल एडल्ट में हार्ट बीट 72 पर मिनट रहता है। ओके,
ये भी ऐसे एक दो क्वेश्चन आए थे इसलिए मैंने ये डाला, ऐसे आपको पूछेंगे नहीं मालूम। ईसीजी हमको मालूम होना चाहिए, ईसीजी का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन हार्ट से रिलेटेड है इसलिए मैंने ईसीजी डाला है। इट इज अ क्विक सिंपल पेनलेस प्रोसीजर इन, अभी आजकल सबको ईसीजी मालूम है, ईसीजी का लॉन्ग फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इट इज अ क्विक सिंपल पेनलेस प्रोसीजर इन विच द हार्ट्स इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आर एम्पलीफाइड एंड रिकॉर्डेड। दिस प्रोवाइड्स इन्फो अबाउट, पहले तो हार्ट दैट ट्रिगर्स ईच हार्ट बीट, पेस मेकर ऐसे नोड अच्छे से चल रहा है कि नहीं वो समझता है, नर्व कंडक्शन अच्छे से चल रहा है कि नहीं, क्योंकि मसल का काम अच्छे से होता है कि नहीं वो उसमें समझ में आता है, और रेट एंड रिदम ऑफ द हार्ट समझ में आता है, ईसीजी से हम देखते हैं ना वो समझ में आता है। ओके, आर्टरी डिसीज हाइपरटेंशन है क्या वो भी उसमें समझ में आता है। अभी वो ब्लड प्रेशर, ये मैंने क्यों लिया है क्योंकि एक क्वेश्चन आया था थर्ड लेवल में, हमको ही आया था, विच व्हाट इज यूज्ड टू मेजर द बीपी, तो स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, ये शब्द याद रखना। हमको क्या एमसीक्यू आते हैं तो आपको SPHY देख के भी समझ में आएगा। तो स्फिग्मोमैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर बीपी। ओके, ये हमको मालूम होना चाहिए कि बीपी मेजरमेंट, बीपी एपरेटस बोलते हैं लेकिन उसका साइंटिफिक नेम क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, बीपी इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ प्रेशर विच ब्लड एक्सर्ट्स ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स इन विच इट कंटेन्स। ओके, बीपी मींस क्या है, और मुझे बीपी है ऐसे कभी भी नहीं बोलता, हर एक को बीपी रहता है। हाँ, मुझे हाई बीपी है इट्स ओके, लेकिन मुझे बीपी है ऐसे कभी भी नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं बोलना। ओके, अभी आप योगा के स्टूडेंट्स हो, एकदम साइंटिफिकली और अच्छे से बात करनी है। बीपी नहीं है, हाई बीपी है, हाइपरटेंशन है, इट्स अ करेक्ट लैंग्वेज। मुझे बीपी है नहीं, हर एक को बीपी रहता है, हर एक के ब्लड में प्रेशर एग्जर्ट्स होता है वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स पे। तो बीपी इज नॉर्मल बट हाई बीपी इज problematic. BP is defined as the force of pressure which blood exerts on the wall of the blood vessels in which it contains. Normal BP कितना रहता है, 120/80 mm of Hg। कभी कभी अपने इंडिया में ज्यादातर 110/70 को भी नॉर्मल बोलते हैं। द प्रेशर डेवलप ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज सिस्टोलिक, जो हमने बोला था ना, जो मैंने अपर का बोला था 120, दिस इज कॉल्ड द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब कॉन्ट्रैक्शन में आता है। और जो नीचे का जो है रिलैक्सेशन में जो आता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक, मींस जो 80 है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। स्फिग्मोमैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द बीपी, इट यूजुअली मेजर्स ऑन द लेफ्ट आर्म, डॉक्टर लेफ्ट आर्म में लेते हैं। बीपी मोर देन 150/90 इन रिलैक्स स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रिलैक्स स्टेट 3 दिन देखते हैं, तीनों दिन रिलैक्स स्टेट में जब बीपी ज्यादा रहा तो उसको वो हाइपरटेंसिव है वो डिक्लेयर कर देते हैं। इफ हाई बीपी ऑकर्स विदाउट एनी कॉज इट इज कॉल्ड द essential hypertension, and high BP may cause due to the obesity, mental tension, high cholesterol etc. नहीं, कुछ जरूरत नहीं है। ये आर्टरीज और वेन्स का मैंने सिर्फ फर्क एक बार इसमें डाला है, इन्वॉल्व इन कैरिंग, इधर मालूम है हमको, आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, वेन्स जो है कॉल करते वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। फिर ये जो है आर्टरी जो है वो बॉडी में डीप में रहती है, मींस देखो हमने इधर देखा ना अपने अपने ये देखो वेन, ये जो ब्लू कलर की वेन्स ऊपर दिखती है वो वेन्स रहती है, आर्टरी ऊपर से दिखती नहीं है, ऊपर से जो दिखती है वो वेन्स रहती है जो ब्लू कलर की रहती है। और आर्टरी जो है वो बॉडी में डीप में रहती है, वो रेड कलर की रहती है। ओके, रेड इन कलर जो है वो आर्टरी है, जो ऊपर से दिखती है वो ब्लू इन कलर है। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट हमने देखा था, और कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। हाई प्रेशर एज द ब्लड फ्लोज टू पंपिंग प्रेशर ऑफ द हार्ट। लो प्रेशर ये भी मालूम है, हमने देखा था। कंपैरेटिवली हायर ऑक्सीजन लेवल, ये भी मालूम, ऑक्सीजनेटेड लेता है, ये डीऑक्सीजनेटेड रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें लो रहता है, इसमें ज्यादा रहता है। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी टिश्यूज इन द, और ये जो वेन की हार्ट की डायरेक्शन क्या रहता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन रहती है बॉडी टिश्यूज की तरफ, और वेन्स की कैसी रहती है बॉडी, इसीलिए तो वो ऊपर के लेवल में दिखते हैं हमको वेन्स। ओके, ल्यूमेन इज नैरो रहता है, ल्यूमेन इसका वाइड रहता है, इसीलिए ये देखो ल्यूमेन इसका नैरो रहता है, इसीलिए फोर्स इसको ज्यादा लगता है, और उसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज में जब प्लेक वगैरह बनते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है हार्ट में। ओके, इसमें वॉल्स नहीं रहते आर्टरी में, वेन्स में वॉल्स रहते हैं, इसीलिए वो यूनिडायरेक्शनल रहता है। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
ओके एक बार सिर्फ यौगिक पॉइंट देखेंगे, सिर्फ आप पढ़ो, इसमें आपको कुछ नहीं पूछने वाले हैं. स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट्स, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स एंड रेगुलेशन इन योगा डू नॉट प्रेशराइज द हार्ट, neither the heartbeat nor the blood pressure shoots up. Physical and mental stress reduced. Muscle, sorry, the चुका झालं ते करते मी. Muscle strain is less due to the relaxation. The blood vessels relax and the blood pressure lowers down. Kriya like Kapalbhati, asanas like Shirshasana, Sarvangasana, Viprit Karni, Mayurasana. Example, Sarvangasana. Exert pressure on the thyroid gland, improves its function. Mayurasana exerts pressure on pancreas, increase production of insulin and controls the diabetes. Pranayam like Bhastrika, Bandha like Uddiyana and Jalandhar. जालंधर की वजह से लोअर है ब्लड प्रेशर है तो वो नॉर्मल करने में हेल्प हो जाता है. ऑल क्रिएट गुड इफेक्ट्स ऑन द हार्ट बट आई हैव टू डू अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस. इफ बंदाज आर नॉट डू प्रॉपरली देयर मे बी सम इल इफेक्ट्स. अबाउ क्रियाज डोंट डू in hypertension. नंतर meditative posture promote the relaxation of the heart that in turn facilitates to dharana and dhyan. ओंकार recitation is useful in regularize the circulation and controls the BP. ये हमको सब मालूम है. ओके सर एक ये है कंडक्शन सिस्टम का एक छोटा सा वीडियो, वो दिखाऊं कि भेजना है उसमें. देखो everybody wants to see. Yeah, let them see please. ये कार्डियक कंडक्शन सिस्टम है. ओके A network of specialized muscle cells is found in the heart's wall. These muscle cells send signals to the rest of the heart muscle, causing a contraction. This group of muscle cells is called the cardiac conduction system, ओके कार्डियक कंडक्शन सिस्टम or the SA nerve. ये हमने देखा था. AV नोड. Bundle of HIS, bundle branches. Let's follow a signal through the contraction process. The SA nerve starts by causing the atrial muscle to contract. That's why doctors sometimes call it the anatomical pacemaker. Next, the signal travels to the AV nerve through the bundle of HIS, down the bundle branches, through the Purkinje fibers, causing the ventricle to contract. This signal creates an electrical current that can be seen on a graph called an electrocardiogram, or EKG. Doctors use it to see how well the cardiac conduction system works. Any changes on it. अंडरस्टूड. EKG नहीं तो ECG, हमारे इधर ECG बोलते हैं, उधर EKG बोलते हैं. ओके यही है. और एक है सर, एक हार्ट का है, 2 मिनट में वो भी दिखाती हूँ, फिर आपको कुछ प्रॉब्लम रही तो पूछ लेना. अरे कितनी वेळ लागेल यूट्यूब रिकॉर्डिंग तनिष्का? सुनाई दे रहा है सर. हाँ कितना देर लगेगा रिकॉर्डिंग? 2 मिनिटाचा आहे सर. ओके. How about you, Sophia? Actually, Hello, everyone. It's Matt from Canada. आवाज येतोय ना सर? We'll provide a general overview of the Yes, ma'am. हाँ. definition
and anatomy of the circulatory एक system or the cardiovascular system. थोडक्यात समजून जाईल तुम्हाला पुन्हा. The circulatory system is comprised of the pump, the blood vessel, and the blood. It consists of two circuits that carry blood around. The smaller being the pulmonary circuit, which runs between the heart and the lungs, हमने and देखा the था. larger being the systemic circuit, which runs between the heart and the peripheral tissues. The cardiac circulatory system functions by providing the tissues of the body with oxygen and nutrients, which are transported in the blood. The pulmonary circuit carries the deoxygenated blood into the lungs, where the exchange of oxygen and carbon dioxide that the body has produced occurs before the blood returns back to the heart. The heart then pumps the newly oxygenated blood around the systemic circuit of the body and delivers the oxygenated blood to the tissues before collecting the deoxygenated blood and sending it back to the heart with unused nutrients and metabolic waste products. These extra substances within the blood filter into the liver for processing. जो हमने पोर्टल सर्कुलेशन देखा था. Okay? The heart is a muscle that acts as a pump. Through electrostimulation, it beats and pushes the blood around the entire body in the circulatory system. The heart is comprised of 4 chambers that consist of 2 pairs on the left and right sides of the heart. The atria collect blood returning to the heart, while the ventricles pump blood out of the heart. The valves in the heart prevent the backflow of blood into the chambers of the heart. The तर muscles दोन्हीच्या मध्ये divide असतात. into 2 sections of the heart, creating a left and right side, each containing 1 atrium and 1 ventricle. The right side of the heart pumps deoxygenated blood, and the left side pumps oxygenated blood. The amount of blood in liters that is pumped out of the heart per minute is known as the cardiac output, which is around 5.6 liters in males and 4.9 liters in females. It can be calculated by multiplying the heart rate, which is the number of beats per minute, by the stroke volume, which is the amount of blood that collects in the ventricles when they are at full capacity and about to contract. The cardiac output varies depending on whether the person is exercising or resting. There are 3 major classes of blood vessels, namely arteries, veins, and capillaries, and they are categorized according to their histological structure. Arteries transport blood between the tissue and away from the heart and have thick muscular walls with small internal luminum or passageways that can withstand blood under high pressure. Veins carry blood away from the tissues and towards the heart and have thin walls. Their internal lumen is larger than that of the arteries due to the fact that they contain blood under low pressure. They also have valves that prevent the blood from flowing backwards. Lastly, the capillaries, which are found in the muscles and the lungs, are microscopic and have a 1-cell layer thick endothelial lining. In other words, the walls of the capillaries have the width of 1 single epithelial cell. It can only tolerate blood under very low pressure due to the fact that it will move slower and gas exchange has a chance to take place. This is also where the exchange of gases, water, nutrients, and waste products takes place, because the capillary walls are thin and fenestrated. After this, the capillaries collect into venules, which are the equivalent to arterioles and fenestrae. Capillaries connect arterioles and venules. Blood is made up of 4 major components. The plasma is the fluid that surrounds the blood cells. Dioxide, hormones, and metabolic products. Red blood cells, which are also known as erythrocytes, are formed in the bone marrow and function mainly as oxygen. White blood cells, or leukocytes, make up the body's defenses by producing antibodies and helping control organ cells. These cells are also created in the bone marrow. Lastly, platelets are cells that come together to form blood clots and help protect the body by preventing disease.
is more fun than reading a textbook, right? If you प्रिसाइजली बताया है उसमें, इसलिए मैंने वो वीडियो डाला था। ओके, कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप एक बार रिवाइज करो और कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो। समझ में आया ना सिस्टम क्या है? Yes, Ma'am, madam, you are very clear.